अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है कि किसी भी सब्सटेंस को, यानी कोई एक स्पीशी है जो किसी भी सब्सटेंस को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज करेगी अगर उससे इलेक्ट्रॉन वो ले ले। उसके बाद ये जो सब्सटेंस होता है जो कि खुद को तो रिड्यूस कर रहा है, मतलब खुद को तो अगर वो रिड्यूस कर दे और किसी और से इलेक्ट्रॉन ले ले, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दे, तो ये क्या कहलाता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इसकी एग्जांपल जो है वो नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स जो हैं ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स और फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं। उसके बाद अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, ये किसी भी चीज़ को तो रिड्यूस कर देगी उसको इलेक्ट्रॉन देकर, लेकिन ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा लूजिंग इलेक्ट्रॉन करने की वजह से। तो ये क्या कहलाता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और इसमें जो मेटल्स होते हैं ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्योंकि ये लूज इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एंड जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, इसमें हम एग्जांपल से बयान करेंगे। ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन रिएक्शन जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ते हैं, फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। जिंक क्योंकि फ्री स्टेट में था तो उसका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या होगा, या वो ज़ीरो होगा। और उसके बाद जो ऑक्सीडाइजेशन स्टेट है, यानी कि जिंक पहले फ्री स्टेट में था और जिंक क्या करेगा, उसके ऊपर जो है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब है इसका ऑक्सीडाइजेशन नंबर ज़ीरो है। फिर ये रिएक्ट करेगा HCl के साथ और ये ZnCl2 बनेगा और साथ में यहाँ पे H2 बनेगा। अब देखें इसमें let us discuss a reaction of zinc metal. The oxidation start, oxidation number of all the elements ion in this reaction are indicate. अब यहाँ पे देखें जो जिंक है वो क्या कर रहा है जी, ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब जिंक लूजिंग इलेक्ट्रॉन कर रहा है। अगर जिंक लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो रिएक्शन है कि ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि जो जिंक है पहले उसका ज़ीरो था, अब वो 2 हो रहा है, मतलब कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब उसने लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो जैसे ही उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और ये क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव बन गया। तो जो Zn2 पॉजिटिव बना है तो इसने ऑक्सीडेशन की है। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो उसे रिडक्शन कहते हैं। तो हाइड्रोजन गेन कर इलेक्ट्रॉन, पहले हाइड्रोजन के पास H+1 था, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन जब वो हासिल किया और उसके बाद यहाँ पे क्या बन गया, H2 जो कि फ्री स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 है। अब उसके बाद हम यहाँ पे वाटर की मिसाल लेते हैं। सिमुलेशन फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी कैसे बना फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। तो हाइड्रोजन ने जब पानी के साथ रिएक्ट किया तो फिर इसमें क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब दोनों फ्री स्टेट में थे, किसने एक्सेप्ट किया और किसने लूज़ किया। अब देखें हाइड्रोजन ने लूज़ किया तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने H+ आयन बनाया, जबकि पहले कौन सी फॉर्म में था, पहले ये फ्री स्टेट में था, तो यहाँ पे क्या बन गया, H+1 बन गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो O2 नेगेटिव बन गया। अब नेगेटिव कैसे बना, इसने एक्सेप्ट किए इलेक्ट्रॉन। तो फिर अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि वो लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन। इट बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये खुद को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है लेकिन किसी और को क्या करता है, रिड्यूस करता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब किसी और को तो ऑक्सीडाइज कर दे और ख़ुद इलेक्ट्रॉन ले ले, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन खुद को जो है वो रिड्यूस करेगा और लेकिन किसी और को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से विद एग्जांपल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो डिप्ड होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन डिप्ड होते हैं सोल्यूशन में जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट में
जो इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड, एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है, और उसको फिर कनेक्ट किया जाता है किसके साथ, बैटरी के साथ। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ये एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस भी है, यानी इसने एनर्जी स्टोरेज भी करनी है, जो कि केमिकल रिएक्शंस होंगे, और कौन सी एनर्जी होगी, एक केमिकल एनर्जी होगी, और जो कि बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर देखें तो ये बेसिकली तौर पर अब देखें कि एक बॉक्स, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर लिक्विड है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, कॉपर सल्फेट हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, और साथ में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड है जो कि एक मेटल प्लेट्स हैं, बारीक मेटल प्लेट्स हैं, एक को कैथोड कहते हैं और दूसरे को एनोड कहते हैं, और ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये एक बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। अब उसके बाद इनमें से जो करंट का फ्लो होता है, और ये चार्ज स्टोरेज भी होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये केमिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करते हैं किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बाद यहाँ पे जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, जिसे इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कहते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की, एक होता है जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा गैल्वेनिक सेल होता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते हैं। द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन इन मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स की जो डेफिनेशन ये है कि द सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है एक्वस सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक साल्ट को ऐड कर देते हैं किसके अंदर, एसिड एंड बेस के अंदर, तो सॉल्यूशन ऑफ साल्ट जो है, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट को हम ऐड करेंगे वाटर में या एसिड और बेस, ये गुड एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइट्स की, यानी इनमें से करंट गुजर सकता है इन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखें जी, सोडियम क्लोराइड में से तो नहीं गुजर सकता। नॉर्मली अगर सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकता, लेकिन जैसे ही हम उनको एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं एंड इन मोल्टन स्टेट, इट इज़ अ गुड कंडक्टर। उसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो कि कम्प्लीटली वो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं या आयोनाइज हो जाते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आयंस बनाते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसकी एग्जांपल है NaCl, NaOH और H2SO4। अगर हम बात करें यहाँ पे NaOH, तो ये तब्दील हो रहा है Na पॉजिटिव में, और OH नेगेटिव में तब्दील हो रहा है, 2 बना रहे आयंस, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो ये कोई भी रेजिड्यू नहीं बचा और ये कम्प्लीटली आयनाइज हो गए हैं। और अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो ये स्मॉल एक्सटेंट व्हेन डिज़ोल्व, यानी कि ये आयनाइज होते हैं इन स्मॉल एक्सटेंट, मतलब बहुत थोड़ी मिकदार में ये आयनाइज होते हैं जब इनको डिज़ोल्व किया जाता है पानी में, और ये कुड नॉट प्रोड्यूस मोर आइंस कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, और ये ज़्यादा आइंस पैदा ही नहीं कर पाते हैं। अगर इसके मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पर एस्टिक एसिड है। एस्टिक एसिड का क्या फार्मूला है, यानी एस्टिड भी कहते हैं, जो कि CI3COOH है, और जब इनको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिज़ोल्व करते हैं, देन क्या बनता है यहाँ पे CI3C डबल और नेगेटिव बनता है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल, ये मतलब मुकम्मल तौर पर आयनाइज नहीं हो रहे हैं, CI3C डबल और नेगेटिव बन रहा है, और प्लस यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे H3O बन रहा है, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, विच इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जो मुकम्मल तौर पर आयनाइज नहीं होते, इन एक्वस सॉल्यूशन है, इनमें से करंट भी नहीं गुजर सकता है, इन्हें नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। मिसाल के तौर पर शुगर सॉल्यूशन और बेंजीन। शुगर सॉल्यूशन यानी कि जब हम शुगर को वाटर में ऐड करते हैं, या बेंजीन को, बेंजीन जो है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी कम्प्लीटली ये आयनाइज नहीं होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल की बात करें तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब इनको केमिकल रिएक्शंस के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ये खुद ब खुद वक़ूफ़ पज़ीर नहीं होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट इनमें से गुजरता है, देन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनता है, और ये प्रोसेस जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये अमल में आता है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये अमल में आता है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सोल्यूशन में से गुजारा जाता है, और जैसे ही सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है, देन ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। और ये प्रोसेस जो है
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि एक केमिकल डीकम्पोजिशन होती है किस चीज़ की, कंपाउंड की, उनके कंपोनेंट्स में। यानी कि एक जो केमिकल है वो डिकम्पोज हो रहा है उसके कंपोनेंट्स में। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड जो कि डीकम्पोज हो रहा है किस में, सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में, थ्रू द सोल्यूशन। एक सोल्यूशन है, मिसाल के तौर पर कैल्शियम सल्फेट का सोल्यूशन है, उसके अंदर हम सोडियम सल्फेट को भी, या कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड, उसको भी इसमें ऐड करके आयनाइज करवाया जा सकता है। अब इसकी एग्जांपलें हैं डाउन सेल और नेल्सन सेल। अच्छा जी, इसमें आप देख सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल है और एक वोल्टिक सेल है जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इसमें एक एक्सटर्नल सोर्स यूज़ किया जाता है, जिनके एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए जो कि केमिकल चेंज के लिए ज़रूरी है, जिसने केमिकल चेंज लाना है। जबकि एक गैल्वेनिक सेल के अंदर केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है और इसका एनोड पॉजिटिव होता है। बेसिकली तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो यूज़ किया जाता है नॉर्मली, इसमें कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, जस्ट लाइक इन कैथोड रेज हम इस्तेमाल करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, और जिसमें कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव होता है। बट इन द केस ऑफ गैल्वेनिक सेल इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है उसमें जो एनोड पे पॉजिटिव से चार्ज होता है और जबकि कैथोड पे नेगेटिव होता है। उसके बाद अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं तो उस पर एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पे पॉजिटिव होता है। इसमें जो केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ करके केमिकल चेंज लाया जाता है। अब देखें जी, जो ड्राई सेल है, अब ड्राई सेल और जो लेड स्टोरेज बैटरी हैं ये गैल्वेनिक सेल की एग्जांपल हैं, जबकि जो चार्जिंग वाली जो एलईडीज़ जो बल्ब हैं या स्टोरेज बैटरी हैं वो एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब देखें, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक सोल्यूशन होता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो इसके अंदर डिप्ड होते हैं। ये वाले दो इलेक्ट्रोड हैं जो इसके अंदर डिप्ड है। मतलब अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करें तो ये एक बीकर है और बीकर के अंदर यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रोड डिप्ड हैं और इनको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अब उसके बाद इसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एक एनोड और एक कैथोड होता है, और इस पे जो कैथोड पे जो अभी बताया है कि कैथोड पे नेगेटिव होता है जबकि जो एनोड है उस पर पॉजिटिव होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में ये कनेक्ट किया जाता है बैटरी के साथ। इसमें से तभी रिएक्शंस होंगे जब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाएगा, और जो इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल एंड जो कैथोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच होता है। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वर्किंग की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इलेक्ट्रिक करंट क्योंकि अप्लाई किया जाता है फ्रॉम द बैटरी, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई किया जा रहा है फ्रॉम द बैटरी, और जो आइंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो माइग्रेट करेंगे फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। मतलब जैसे माइग्रेट करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो अगर हम एनाइन की बात करें, एनाइन क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, एनाइन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, और वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो मूव करेंगे किसकी तरफ, वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। अब देखें, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है एनोड पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है और ये वहाँ पे जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे। सो देयर बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या करेंगे, वो लूजिंग करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद यहाँ पे अगर वो लूज़ करेंगे तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है उसमें, वाइल जबकि कैटाइंस जो होते हैं, कैटाइंस आर पॉजिटिवली चार्ज और वो मूव करेंगे किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। कैथोड पे क्यों जाएंगे, बिकॉज कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, और कैटाइंस जो हैं ये फिर क्या करेंगे, कैथोड पे ये अमल में होता है, और ये वैसे भी ऑक्सीडेशन इसे नहीं कह सकते, इसे हम रिडॉक्स कहेंगे क्योंकि ये कैथोड की तरफ जाएंगे ना। तो कैटाइंस जो होते हैं वो गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे रिडॉक्स कहते हैं। सो रिडक्शन उसमें अमल में आती है।
व्हेन फ्यू साल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज में मतलब इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है तो फिर कौन सा रिएक्शन होता है कि NaCl जो है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में तब्दील हो रहा है। तो इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं? एनोड पे होते हैं। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीडेशन जो है वो एनोड पे होती है। मतलब कि जो क्लोरीन है, क्लोराइड आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है वो असल में रिडक्शन होती है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो जो रिडक्शन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? कैथोड पे हो रही है। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है? एनोड पे हो रही है। ओवरऑल जो रिएक्शन है कि Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये Na सोडियम लिक्विड सोडियम मेटल में तब्दील हो रहा है, और प्लस क्लोरीन गैस में तब्दील हो रहा है। अगर हम इसी तरह ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की बात करें तो प्योर वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। प्योर वाटर क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये आयनाइज हो जाता है इन अ स्मॉल एक्सटेंट, मतलब बहुत कम मिकदार में ये क्या होता है कि आयनाइज हो जाता है। और जो कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस एंड हाइड्रोक्सिल आइंस आर बोथ एट 10⁻⁻7 मोल डेसीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो हाइड्रोजन आइंस की तादाद और अगर हाइड्रोक्सिल आइन की तादाद दोनों को देखा जाए तो फिर कितनी होती है? 10 की ताकत -7 तक होती है, यानी कि 10⁻⁻7 मोल डेसीमीटर क्यूब होती है। और जब ड्रॉप्स जो हैं किस चीज़ के ऐड किए जाते हैं? एसिड के ऐड किए जाते हैं वाटर में, तो फिर यहाँ पे देखें कि जो वाटर मालिक्यूल होगा वो किस में तब्दील हो जाएगा? H पॉजिटिव आइन और हाइड्रोक्सिल आइन में। सो जब इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है किस में से? एसिडिक वाटर में से, यानी कि जब तेज़ाबी पानी में से, तो फिर जो OH नेगेटिव होते हैं वो ज़ाहिर बात है मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि OH नेगेटिव जो है ना ये एनाइंस हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसे एनोड कहते हैं उसकी तरफ ये मूव करेंगे, एनोड की तरफ। और जबकि जो हाइड्रोक्सिल आइंस हैं, जो कैटाइंस होते हैं, वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और जो डिस्चार्ज होती है वो टेक प्लेस एट द इलेक्ट्रोड। क्योंकि इस पे कैथोड और एनोड दोनों हैं तो इनको मिलाकर हम इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें से जो चार्जेस हैं वो उनका बहाव मुमकिन है, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। क्या पैदा करेंगे? दीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस रिस्पेक्टिवली एट एनोड एंड कैथोड। ये एनोड और कैथोड पे क्या पैदा करेंगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को पैदा करेंगे। अब जो अगर हम इसकी जो एनिमेशन देखें डायग्रामेटिकली, तो फिर हमारा ये टॉपिक काफ़ी वाज़ेह हो जाएगा। अब देखें जी, इसमें हमने क्या करना है कि 2 ग्लास ट्यूब लेनी है, और इन ग्लास ट्यूब को ना क्लैंप की मदद से लटका देना है। उसके बाद मार्क दैम एज अ एनोड ट्यूब ए, ये एनोड ट्यूब ए है और ये एनोड ट्यूब बी है। फिर उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देना है जी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी कि जब आप चंद ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि प्रिपेयर अ सोल्यूशन बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर। अब उसमें हमने क्या कर देना है भाई, चंद ड्रॉप्स जो हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के भी उसके अंदर डाल देने हैं। देन जो सोल्यूशन है वो एक एक्ट करेगा इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर, और इसको हमने फिर क्या करना है, सोल्यूशन को एक ट्यूब के अंदर डबो देना है। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये इंक्रीज़ हो जाएगा द नंबर ऑफ़ आइंस, मतलब यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ़ आइंस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे यहाँ से। अब इधर से जैसे ये नंबर ऑफ़ आइंस यहाँ से बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या करना है कि प्लेस 2 प्लाटीनियम इलेक्ट्रोड इन द ग्लास ट्यूब। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे फिर प्लाटीनियम, इधर हमने ये प्लाटीनियम इलेक्ट्रोड और इनको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। सो प्लाटीनियम को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसॉल्व नहीं करना है, उसको बाहर रखना है। सो जो प्लाटीनियम इलेक्ट्रोड है उनको जब कनेक्ट करना है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ, और ये एक्ट एज एनोड ए, और जो प्लाटीनियम इलेक्ट्रोड है वो एज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो कि कैथोड बी के तौर पर काम करेगा। उसके बाद स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक सर्किट को हमने स्विच ऑन कर देना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगे जो कि सल्फ्यूरिक एसिड और यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ साथ वाटर को जब ऐड करने से
रिएक्शंस होंगे उससे वाटर गेट डिकम्पोज इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो फर्स्ट जो वाटर होता है वो स्प्लिट हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन आयंस में और जो हाइड्रोक्साइड आयन में। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी इक्वेशन देख सकते हैं कि जो H2 है ये तब्दील हो गया H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन में। तो ये रिएक्शन जो है वो कैथोड पे अमल करेगा कि जो हाइड्रोजन आयन है जब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो गया, और जबकि हाइड्रोजन गैस इज़ लाइब्रेटेड एज अ कैथोड। तो रिएक्शन जो है वो एनोड पे कौन सा होगा कि जब हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्ट करेंगे किसके साथ, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। सो ऑक्सीजन एंड वाटर इज लाइब्रेटेड एट एनोड, यानी एनोड पे ऑक्सीजन और वाटर लाइब्रेट होंगे। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लाइब्रेटेड इज ट्वाइस दैट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन का वो ज़्यादा है दैन दैट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से। तो इसका एज अ होल रिएक्शन हम देख सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो तब्दील हो रहा है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। जो गैल्वेनिक सेल है इसके अंदर स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शंस होते हैं वो टेक प्लेस एंड जनरेट इलेक्ट्रिक करंट पैदा करते हैं, जिसे गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल भी कहते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैनियल सेल, उसकी एग्जांपल है डैनियल सेल की है। डैनियल सेल की है, ये एक गैल्वेनिक सेल है। इसके अंदर 2 सेल्स होते हैं जिन्हें हाफ सेल कहते हैं, और ये किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, एक साल्ट ब्रिज के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं। और जो हाफ सेल होता है इलेक्ट्रोड इज़ डिप इन 1 मोलर सोल्यूशन, इलेक्ट्रोड उसके अंदर क्या होते हैं, डिप्ड होते हैं 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स ऑन साल्ट, और इनको फिर एक वायर के थ्रू से एक्सटर्नली सेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अब देखें गैल्वेनिक सेल में 2 सेल्स होते हैं और इन्हें हाफ सेल कहते हैं, ठीक है। ये आपस में कनेक्टेड होते हैं साल्ट ब्रिज के ज़रिए से, और ये इलेक्ट्रोड डिप्ड होते हैं 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स ऑन साल्ट, यानी जो जिस किस्म का ये एनोड और कैथोड होगा उसी किस्म का इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, जो 1 मोलर सोल्यूशन है वो डिप करते हैं। क्या करते हैं, जो जिस किस्म का ये सोल्यूशन है उसी किस्म का सोल्यूशन इसके अंदर हम डिप करेंगे। सो जो लेफ़्ट सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक मेटल है, जो लेफ़्ट वाला है उसके अंदर क्या है, जिंक मेटल है। ये देखें ये लेफ़्ट है तो ये जिंक मेटल इसके अंदर है, और ये राइट है। इसके अंदर जो एनोड है वो जिंक का है, और इसका जो है वो कॉपर का कैथोड है। सो जो राइट हाफ ऑफ द सेल इज अ कॉपर इलेक्ट्रोलाइट डिप्ड इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसके अंदर जो है CuSO4 है, और इसके अंदर जो है वो है ZnSO4 है। अब उसके अंदर यहाँ पे जो साल्ट ब्रिज होती है, साल्ट ब्रिज इज़ अ यू शेप इज़ अ ग्लास ट्यूब। ये क्या होती है, ग्लास ट्यूब होती है यू शेप। इसके अंदर जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सपोर्टेड जेली टाइप मटेरियल होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जेली लाइक मटेरियल होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जेली लाइक मटेरियल होता है, और इसके जो एंड ऑफ द यू शेप आर सील्ड विद पोरस मटेरियल, जैसे ग्लास वूल कहते हैं। यानी ग्लास का क्या होता है, एक मसामदार पोरस मटेरियल होता है, वो इसके साथ अटैच होता है, और ये हाफ सेल आपस में जुड़े होते हैं बाय प्रोवाइडिंग द पाथवे। तो ये साल्ट ब्रिज है, ये एक पाथवे देती है फॉर माइग्रेशन ऑफ आइंस की माइग्रेशन के लिए। अगर हम इसके वर्किंग की बात करें, अगर हम डैनियल सेल के वर्किंग की बात करें तो डैनियल सेल के अंदर जो है एक 2 बीकर यूज़ होते हैं। 2 बीकर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और एक अंदर जिंक सल्फेट। तो जो जिंक प्लेट ये बनी हुई है इलेक्ट्रोड की, और ये कॉपर की प्लेट है। अब इसको एक स्विच के ज़रिए और वोल्ट मीटर के ज़रिए आपस में ये कनेक्ट किए गए हैं, और वोल्ट मीटर डिटेक्ट करता है जो चार्जेस हैं वो मूव कर रहे हैं, और दरमियान में ये सॉल्ट ब्रिज के ज़रिए से ये आपस में अटैच है। जिंक क्या करेगा, जिंक ऑक्सीडेशन करेगा, जिंक Zn2 पॉजिटिव बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करेगा। तो ये रिएक्शन जो है वो एनोड पे होगा,
और इसमें से जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रिक स्विच में से होते हुए ये इस मीटर से गुजरेंगे और ये कहाँ की तरफ जाएंगे, कॉपर की तरफ जाएंगे। अब जो रिएक्शन एट कैथोड होगा कि जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन को वसूल करेगा और यहाँ पे प्योर कॉपर जब वो वजूद में आएगी है। जो फ्यूज NaCl है, फ्यूज NaCl क्या पैदा करेगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन पैदा करेगा। जो सोडियम आयन है ये यानी रिड्यूस हो जाएंगे कैथोड पे और Na पॉजिटिव, Na जो है वो बन जाएगा, सोडियम मेटल बन जाएगा और क्लोराइड आयन जो है वो फ्यूज़ कर जाएंगे किसकी तरफ, एनोड की तरफ, यानी क्लोराइड आयन पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे जहाँ पे उन्हें कलेक्ट कर लिया जाएगा एनोड पे विद इन कोन शेप स्ट्रक्चर। इनमें कोन शेप स्ट्रक्चर ये है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये कोन शेप स्ट्रक्चर होती है इस तरह की। तो ये कोन शेप स्ट्रक्चर के अंदर इसे कलेक्ट कर लिया जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे NaOH जो है वो तैयार करने की फ्रॉम द ब्राइन, यानी कि ब्राइन है, ब्राइन कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और जब पानी में हल करते हैं तो ये ब्राइन हासिल होता है और उससे NaOH कैसे तैयार किया जाता है ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। अगर हम तजारती पैमाने की बात करें तो कास्टिक सोडा जो है NaOH वो प्रोड्यूस होता है बाय नेल्सन सेल्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। तो ये ब्राइन सॉल्यूशन होता है और इसका जो ये फिगर में भी बताया कि इसमें स्टील टैंक होता है, एक ग्रेफाइट एनोड दरमियान में होता है। दरमियान में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये एनोड है, इसके अंदर हम NaCl और जो वाटर होता है उसका ये एक मिक्सचर उसके अंदर ऐड कर देते हैं और ये यू शेप का एक आयरन कैथोड होता है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें एक स्टील टैंक होता है जिसमें जो ग्रेफाइट एनोड होता है वो उसके सेंटर में जो कि यू शेप परफोरेटेड आयरन कैथोड के अंदर ये लिफ्ट होता है। ये देखें आपको ये यू शेप परफोरेटेड कहते हैं मसामदार। तो दरमियान में आपको चंद जो सुराख हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, ये मोल्टन फॉर्म यानी कि पिघला हुआ जो है सोडियम क्लोराइड और वाटर का जो सोल्यूशन है वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और ये देखें कि ये ग्रेफाइट एनोड है, दरमियान में जो नज़र आ रहा होगा ये क्या है, ये ग्रेफाइट एनोड है। ये देखें ये वाला जो है ये ग्रेफाइट एनोड के तौर पर काम करेगा इसके अंदर, यानी कि वो ब्राइन वगैरह ऐड किया गया है। और इसके अंदर जो ये वाला हिस्सा है जो कि मसामदार है, अब इस मसामदार हिस्से को, जो सुराखदार हिस्से, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डायाफ्राम कहते हैं। और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो इसके अंदर से वो टपकने लगेगा, यानी कि डोपिंग ऑफ NaOH नीचे गिरने लगेगा। अब इसके अंदर जो ओवरऑल रिएक्शंस होते हैं, अच्छा ऊपर वाला जो हिस्सा है ये NaCl के ये जो है क्लोरीन गैस के निकलने के लिए मखसूस होता है और नीचे NaOH का जो सोल्यूशन है वो गिरता रहता है। ये असल में एक स्टील टैंक के अंदर मौजूद होता है। अब नेल्सन सेल काम कैसे करता है, नेल्सन सेल के अंदर अब देखें इस एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर जो है सोडियम आयन है, इसके अंदर क्लोराइड आयन है, हाइड्रोजन आयन है, इसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन है। तो ये आयन्स क्या करेंगे, टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड यानी पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन की तरफ ये मूव करेंगे और उसमें फिर ये रिडॉक्स रिएक्शंस होगा। और रिडॉक्स रिएक्शंस होगा ना एट दीज इलेक्ट्रोड, इन इलेक्ट्रोड्स में क्या होगा कि वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होंगे। अब देखें जो क्लोराइड आयंस हैं, ये क्लोराइड आयंस डिस्चार्ज हो जाएंगे और क्लोरीन गैस बना देंगे, यानी अब ये इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब अगर इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये ऑक्सीडेशन का अमल हुआ और गेट राइजेस टू द डोम शेप एट द टॉप ऑफ द सेल, यानी टॉप ऑफ द सेल यहाँ पे इधर से वो जो क्लोरीन गैस है वो निकलना शुरू हो जाएगी यहाँ पे, यानी ये वाला जो हिस्सा है इस जगह पे वो जो क्लोरीन है वो यहाँ पे अलग होना शुरू हो गई। अब उसके बाद जो हाइड्रोजन आयन है इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन दिया तो ये हाइड्रोजन गैस जो है वो एस्केप हो गई फ्रॉम द पाइप।
अब इस पाइप में से जो है वो हाइड्रोजन गैस एस्केप हो गई, ये वाला जो पाइप है, यानी इस पाइप में से हाइड्रोजन गैस एस्केप हो गई। अगर हम बात करें यहाँ पे वो डिस्चार्ज हो गई किस पे, वो कैथोड पे डिस्चार्ज हो गई। अब उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूशन है वो इस परकुलेट हो जाएगा इनटू कैच बिन। कैच बेसन के अंदर जो है ये वाला जो हिस्सा है, ये कैच बेसन के जो नीले कलर का नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि NaOH जो है वो ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम क्रोजन और उससे बचाव के बारे में पढ़ेंगे।